Hello students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on the 10th of July, day Friday for class 11th, in chemistry we have the new chapter, that is classification of elements and periodicity in properties, unit number 3rd for class 11th. This chapter shows high weightage. बिना केमिस्ट्री में बिना एलिमेंट्स के हम कुछ लर्न नहीं कर सकते, बिना एलिमेंट्स के हम ये डिस्कशन में नहीं ला सकते कि किसी की केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। केमिकल रिएक्शन के लिए उसकी फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तब हम कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंफर्मेशन होना चाहिए, तब हम बात कर सकते हैं कि एलिमेंट्स रिएक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज ये बनेगी, या ये इससे रिएक्ट कर सकता है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है, नॉन मेटल्स मेटल से करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? सो फॉर द डिस्कशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्वेश्चन इज राइजेस व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एक्चुअली अर्लियर जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट थे तो साइंटिस्ट के साथ में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब वो एलिमेंट्स की स्टडी करने बैठते थे, तो या हम भी एलिमेंट की स्टडी करने बैठे तो हमको प्रॉब्लम ये आएगी अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की स्टडी करें तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड इस समय है तो उसकी बात करें तो 100 एलिमेंट्स पहले लर्न करने, फिर उनकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग लर्न करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग लर्न करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो अगर कोई बीच की अगर मिडवे निकाल दें तो ज़्यादा बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एलिमेंट्स ने इसका एक मिडवे निकाला। एलिमेंट्स ने जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की तो उन्होंने ये चेक किया कि किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम है। उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में रखा। क्लियर? एज यूजुअल कुछ एलिमेंट्स और पिक करें जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, उनको अलग ग्रुप में रखा। इस तरीके से जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको अलग अलग स्लॉट्स में रखा और उन्होंने एक टेबल ड्रॉ करी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम में, जैसे डॉबरनियर, न्यूलैंड, लाथरमेयर, मोजले, बोहर्स, क्लियर, इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग वर्किंग करी और एक डिफरेंट टेबल्स बनाई। ये जो टेबल्स उन्होंने बनाई, कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो वैलिड नहीं हुई बिल्कुल, कुछ टेबल्स ऐसी थी जो वैलिड हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, लिमिट्स थी वहाँ पे। उसके बाद एक न्यू टेबल फिर जनरेट हुई। मतलब जो न्यू साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ओल्ड साइंटिस्ट थे उनसे कुछ बेसिक चीज़ें हाथ में ली, कुछ बेसिक चीज़ों को उन पर वर्किंग करी उन्होंने, जो उनको लगता था कि हाँ ये इस बिहाफ पे केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्क कर सकती है। तो उन मेन पॉइंट्स को उन्होंने टच किया, बाकी पॉइंट्स को रिमूव कर दिया और अपनी एक टेबल ड्रॉ करी। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज डॉबरनियर ट्रायड्स। First law is Dauvergne law of triads. According to Dauvergne, he arranged 3 elements that have the same chemical properties in increasing order of atomic masses, and he saw that the middle element of that triad have arithmetic mean of the atomic mass of other two elements. Means, for example, lithium, sodium and potassium. This is the first triad of Dauvergne. Triad means there are 3 elements have the same chemical properties and arranged in increasing order of atomic masses. Chlorine, lithium 7, sodium 23 and potassium atomic mass is 39. So in triad the 3 elements are there. Middle element have the atomic mass is near about same, arithmetic mean of the other two
elements atomic masses. Clear? Means 7 plus 29, 39 divided by 2, it is near about equal to 23. लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियर अबाउट सेम होगा, तो 23 आ रहा है। इसका मतलब उनका ट्रायल इसके लिए फुलफिल कर रहा है, उनका लॉ फुलफिल हो रहा है। एज यूजुअल इन केस ऑफ अनदर ट्रायड, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Chlorine atomic mass is 35.5, bromine 80 and 127 for iodine. In the same way, the middle element, that is bromine, have the atomic mass 18, it is near about same of arithmetic mean of the other two elements, that is 35.5 plus 127 over 2, that is near about 81.2. सो डॉवर्नियर ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ट्रायड की फॉर्म में अरेंज किया। कौन से एलिमेंट्स को ट्रायड की फॉर्म में अरेंज किया? जिनकी प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सिमिलर है। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एल्कलीज मेटल्स हैं, तीनों पे +1 चार्ज होता है, तीनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर को शो करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर द हैलोजेंस, हैव द नेगेटिव चार्ज। यूजुअली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड्स when treated with the hydrogen, clear, and behaves like acidic in nature. So there are number of similar chemical properties that belongs to each slots. So इस triad में पोटेशियम और लिथियम का जो एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन है वो 23 मतलब सोडियम के इक्वल था। क्लोरीन और आयोडीन का जो अर्थमेटिक मीन है वो 80 ब्रोमीन के इक्वल है। तो डॉवर्नियर ने भी यही वर्ड यूज करे थे। उन्होंने कहा था कि जो ट्रायड्स में ड्रॉ कर रहा हूँ उस ट्रायड्स में मिडिल वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो अदर टू के क्या होगा? अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। लेकिन ये रूल इसलिए फेल हो गया, ये लॉज इसलिए आगे नहीं कैरी हो पाया क्योंकि इन ट्रायड्स के अलावा जो डॉवर्नियर ने और ट्रायड्स बनाए थे उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर थी तो अर्थमेटिक मीन कंप्लीट नहीं आ रहा था, मतलब वो नियर अबाउट सेम नहीं आ रहा था। क्लियर? सो डॉवर्नियर ट्रायड्स की लिमिट यही थी कि डॉवर्नियर ट्रायड्स में अर्थमेटिक मीन बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या नहीं था? सेम नहीं था। Clear? Second law was Newland octaves. Newland law of octaves. This topic we have also done in class 10th. According to Newland law of octaves, according to Newland, he arranged all the elements that were known that time. When he arranged in all the elements in increasing order of atomic masses, every 8th element will be similar to the first one. न्यूलैंड ने जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर हो चुके थे उन सब को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पुट किया और उन्होंने चेक किया कि एवरी 8th एलिमेंट, जो 8th एलिमेंट था उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट से सिमिलर करती थी। दैट्स व्हाई ही नोज दैट द octa means 8, every 8th element will be similar to first one, and he said that this representation is just like musical notes, सा रे गा मा पा धा नी सा, मींस जब सा दोबारा लौट के आता है तो वो 8th नोट होती है किसकी रिस्पेक्ट में? पहले वाले सा की रेस्पेक्ट में। क्लियर? इफ वी सी द octaves, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम,
टाइटेनियम. Now, if we see manganese and iron is also, तो उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको उन्होंने पुट किया. क्लियर? सो सी हियर, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 means 8th element, that is fluorine, is similar to the hydrogen. Fluorine 1 2 3 4 5 6 7 8. Chlorine is similar to the first one. In which respect? Chemical properties. Chemical properties की रिस्पेक्ट में क्लोरीन और फ्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. क्लियर? इन द सेम केस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हैव द नियर अबाउट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम both have the two positive charge, both have tendency to form oxides, and both their oxides are basic in nature. Clear? So every 8th element is similar to the first one if we arranged increasing order of atomic mass. अगर अरेंजिंग करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे तो हर एक 8th एलिमेंट सिमिलर होगा किससे? फर्स्ट वन पे. सो न्यूलैंड ने लॉ दिया, लेकिन ये लॉ कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक. क्योंकि कैल्शियम के बाद आप चेक करो, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, मैग्नीज, फास्फोरस, नाइट्रोजन. मैग्नीज की जो प्रॉपर्टीज है, मैग्नीज इज अ मेटल, फास्फोरस और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है. क्लियर? एक टिपिकल मेटल है, मेटलिक प्रॉपर्टी बिहेव करता है. क्लियर? आयरन एक मेटल की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन, सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर होंगी. मींस कैल्शियम तक ये रोल प्ले हो रहा था, लेकिन उसके बाद एटॉमिक मास तो इंक्रीज कर रहे हैं, एलिमेंट्स वहां प्रेजेंट हैं. न्यूलैंड के अकॉर्डिंग उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रख दिया, लेकिन एप्लीकेबल जो टेबल है वो सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल है? अप टू कैल्शियम. कैल्शियम के बाद ये जो टेबल है वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है. तो हम सिंपल एक वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं कि ये जो न्यूलैंड का जो ऑक्टावेज है वो लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर द लाइटर एलिमेंट्स. हैवी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा लार्ज है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो लो एटॉमिक मास वाले हैं उनके लिए क्या है एप्लीकेबल. क्लियर? सो देयर आर टू लॉज. फर्स्ट लॉ इज law of triad and second one is law of octaves. In the next video we will discuss about Mendeleev's periodic law, we have done in the class 10th also, and the modern periodic table, that is long form periodic table. हम दोनों टेबल्स पे डिस्कशन करेंगे. मैं आपको एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि CBSE ट्रेंड के अकॉर्डिंग इस ईयर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में स्टार्टिंग का जो टॉपिक है जो हिस्ट्री कहलाती है उसको उन्होंने कट कर दिया. वो डायरेक्ट लॉज की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं. तो हम डायरेक्ट पीरियोडिसिटी की इसलिए बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लॉज की बात करेंगे, हम ज़्यादा हिस्ट्री पे वर्गे नहीं करेंगे. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स.